गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि बजट 2023 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति वर्ष कर दी गई। तो उत्तर होगा 7 लाख रुपए। आपको पता है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी लगातार 5वीं बार बजट पेश किया और आप यूं भी कह सकते हो कि लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली वो छठी वित्त मंत्री रही। अच्छा, एक प्रश्न याद रखना, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा जेम्स विल्सन को। 1860 में प्रस्तुत किया था। भारत का पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, आर के शनमुगम चेट्टी ने। कब? 1947 में। अब यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न बनता है और एग्जामिनर यहीं पे आपको घुमा सकता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था? 1947 में आया होगा। और गणतंत्र भारत रिपब्लिक इंडिया का जो पहला बजट है वो 1950 में आया था। तो उस वक्त हमारे वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उन्होंने पेश किया था। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना इसको। बाकी आप जानते हो सर्वाधिक बार ये प्रस्तुत किया 10 बार मोरारजी देसाई ने। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री होने के साथ बजट पेश किया, तो फिर आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। उस समय वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। वैसे तो 3 लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। पहली महिला पूछेंगे तो फिर इंदिरा गांधी आंसर होगा। और अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पहली बार संसद में पेपरलेस बजट कब पास किया गया था, तो आंसर होगा 2021 में। अच्छा देखो, यहां पे आपके फायदे के लिए मैं एक काम करूंगा, इनकी क्विज बना दूंगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन। जैसे वहां पे आपने देखी होगी कॉमनवेल्थ गेम्स की मैंने बनाई है, नोबेल प्राइज, आईपीएल वगैरह, इनकी क्विज बना करके रख दिए, ताकि आप जब भी समय आपके पास हो, जब भी आपको रिवीजन करना हो, तो आप वहां जाकर के उनका रिवीजन कर लो और फटाफट से आपका टॉपिक तैयार हो जाए। वैसे ही इनकी क्विज में बना दूंगा और उसमें भी 2 सेक्शन डाल दूंगा, जहां पे इस तरह के स्टैटिक प्रश्न होंगे बजट से रिलेटेड, और दूसरे सेक्शन में इस साल के जो भी बजट से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो वहां पे डाल दूंगा, जिसको जब भी प्रैक्टिस करनी हो, रिवीजन करना हो, वहां जाकर के कर लेगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में एक एक पॉइंट में आपको रिवाइज कराता रहूंगा, ताकि धीरे धीरे चीजें हमें याद हो जाए। तो प्रश्न में आते हैं अभी हम। तो बजट 2023 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए टैक्स में छूट, टैक्स रिबेट की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 6 लाख रुपए कर दी गई। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब समझो आप सीधी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 7 लाख रुपए पर ईयर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए थी, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स किस प्रकार देना पड़ेगा उसके लिए हमें देखना होगा जो हमारा नया टैक्स स्लैब आया है उसको। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि 0 से लेके 3 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं है। पहले ये सीमा 2.5 लाख रुपए थी। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे पुराने वाली भी टैक्स स्लैब की वो लगा दी है, ताकि आप अंतर देख सको, देखना चाहो तो। हमने क्या कहा, अभी नई वाली स्लैब में बात कर रहे हैं, तो 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक में आपको 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख वाले स्लैब में 10%, 9 लाख से 12 लाख में 15%, और 12 से 15 में 20%, और 15 से ही ऊपर है तो फिर 30% टैक्स लगेगा। अब इसमें 2 पॉइंट आप ध्यान रख लो। आप पुराना वाला यहाँ पे टैक्स स्लैब देखोगे और नया वाला टैक्स स्लैब देखोगे, तो पुराने वाले में आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 6 स्लैब हैं। तो अभी 6 से घटा के उसे 5 स्लैब कर दिया गया। अब आप पूछोगे कि क्या हटा दिया, तो 25% वाला स्लैब गायब कर दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा बजट में 7 प्राथमिकताओं की भी घोषणा की गई है, जिन्हें सप्त ऋषि कहा गया है। वो कौन कौन सी हैं? एक है समावेशी विकास, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। एक है अंतिम छोर तक पहुंच, यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अगर कोई भी योजना आ रही है तो अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। एक है बुनियादी ढांचा और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। एक है क्षमता को उजागर करना। एक है हरित विकास। एक है युवा शक्ति, और एक है वित्तीय क्षेत्र। इसके अलावा कुछ योजनाएं भी शुरू करने के ऐलान किया गया है, जैसे कि मिष्टी योजना, अमृत धरोहर योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, गोवर्धन योजना, और पहली बार ही महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी शुरू करने का ऐलान किया गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी क्विज का मैंने आपको आज बोल दिया है, 2-3 दिन में मैं पूरी क्विज बना करके वहां पे डाल दूंगा। आप आराम से जब भी चाहो, जब भी टेस्ट लगाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। बाकी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में 1-2 पॉइंट मैं आपको डेली रिवाइज कराता रहूंगा। अभी हम बढ़ते आगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, मतलब इस बार मैंने प्रश्न आपसे उल्टा पूछ लिया। पहले आपसे थीम पूछ लिया,
अब डे पूछ रहा हूं, बताओ कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 2 फरवरी को। एक्चुअली में 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर नाम का, वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य था आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स यानी कि दलदली भूमि का संरक्षण करना। इसे पहली बार 1997 में मनाया था। अच्छा, वैसे भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो 75 हैं। और अगर पूछे कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो उड़ीसा की चिल्का लेक थी। तो अभी आपके फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज यहां से स्टार्ट हो चुके हैं, इनको ध्यान रखना। जैसे जैसे आगे डेज पढ़ते जाएंगे मैं आपको पुराने डेली रिवाइज कराता जाऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा यूके ने। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की अभी घोषणा की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अकादमिक उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो प्राइवेट टीवी चैनल वाले हैं उनको कितनी अवधि के लिए, कितने समय के लिए लोक महत्व की सामग्री साझा करने का निर्देश दिए? तो आंसर होगा 30 मिनट। तो अभी हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, इसने टीवी चैनल वालों को राष्ट्र महत्व और जनसेवा से जुड़े मुद्दों पर हर दिन कम से कम 30 मिनट का कंटेंट दिखाने का निर्देश दिया है। और ये निर्देश मार्च 2023 से लागू होंगे। अब इन राष्ट्र महत्व और सामाजिक मुद्दों में क्या क्या आएगा? जैसे कि शिक्षा और साक्षरता के प्रसार से संबंधित चीजें दिखा सकते हैं, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित चीजें दिखा सकते हैं, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से संबंधित चीजें दिखाओ, महिला कल्याण से संबंधित चीजें दिखाओ, पर्यावरण हो गया, समाज से जुड़े हुई चीजें दिखाओ। तो ये कुछ टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं। और मंत्रालय ने यह भी कह दिया, जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही 30 मिनट तक ये चीजें दिखाओ, आप इन्हें टुकड़े में दिखा दो, मतलब इनके छोटे छोटे स्लॉट बना दो, पर आपको दिखाना 30 मिनट का है कम से कम। और मंत्रालय ने यह भी कहा, जो स्पोर्ट्स या वाइल्ड लाइफ या विदेशी चैनल है उनको ये कार्यक्रम दिखाने की जरूरत नहीं है, हम आपको छूट देते हैं। पर ये प्राइवेट टीवी चैनल वाले बहुत चतुर हैं, मैंने चतुर नार बड़ी होशियार। ये क्या कहते हैं कि हम रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में चला दें? तो मंत्रालय ने कहा नहीं, मंत्रालय ने साफ मना कर दिया, रात में नहीं चलाना है। और साथ में ये भी कह दिया, जो कंटेंट है वो हम नहीं देंगे, सरकार नहीं देगी, वो तुमको ही तैयार करना है। तो याद रखना, इसका समय कितना है? 30 मिनट। अच्छा, आप जानते हो, एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय कर दिया था, मर्ज कर दिया था, और क्या नाम दिया फिर बना करके उसको? संसद टीवी। और इसके सीईओ बनाए गए थे उत्पल कुमार सिंह। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी बजट 2023 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया? तो आंसर होगा 2047। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये ब्लड की कमी से जुड़ी हुई एक बीमारी है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होते हैं। इसमें रेड ब्लड सेल का साइज और जो शेप है वो बदलने लगता है, जिससे ब्लड वेसल ब्लॉक होने लगती है। और अनुवांशिक रोग होने के चलते शरीर में खून भी सही तरीके से नहीं बनता, और खून की कमी के चलते ये बीमारी किडनी, स्प्लीन और लीवर जैसे शरीर के दूसरे अंगों को भी डैमेज करने लगती है। तो याद रखना, इसे खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? 2047 का। और सिकल सेल एनीमिया को दूर करने के लिए जो मिशन की शुरुआत की जाएगी, कहां से? छत्तीसगढ़ से। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अभी 1 आध महीने पहले ही हमने पढ़ा था। बताओ किस राज्य ने अभी राज्य से एनीमिया के उन्मूलन के लिए, उसे खत्म करने के लिए अम्लान अभियान शुरू किया था? अम्लान मतलब हो गया एनीमिया मुक्त लाख अभियान। तो आंसर होगा इसका उड़ीसा। वैसे 2047 से आपको याद आएगा, भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य भी आपका 2047 ही है। और अगर पूछे कि भारत का नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। हमारा टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2025 का है। और भी रेलवे ने जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का रखा है। और बताओ, अभी हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा था? 2025। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में शांति भूषण जी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा वकील थे। तो शांति भूषण जी एक फेमस वकील थे और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री भी ये रह चुके थे, जिनका भी 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक्चुअली में इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध मामले में राज नारायण का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा था। एक्चुअली में इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में
रायबरेली सीट से चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बन गई। तो उनके विरोधी रहे राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनावी कदाचार के माध्यम से अपनी सीट जीतने का आरोप लगाया, उन पे केस कर दिया और उनका केस शांति भूषण जी ने ही लड़ा था और जीता भी। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए बोला और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया था। उनके बाद फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते और उन्होंने शांति भूषण जी को कानून मंत्री बनाया, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और निधन की हम बात कर रहे हैं तो 2 इंपॉर्टेंट नाम और याद रखना। एक दिलीप महालनोबिस का नाम, ORS के जनक थे, ये चिकित्सक थे, अभी इनको पद्म विभूषण के लिए चुना गया। और एक बालकृष्ण दोषी का नाम, ये वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, निधन हो गया इन दोनों का भी, पद्म विभूषण के लिए इनको भी चुना गया। और बालकृष्ण दोषी का नाम 2 कारण से और इम्पोर्टेंट है। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल मिला था इनको और 2018 में प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। अच्छा, वैसे तो पद्म पुरस्कारों से संबंधित एक वीडियो सेपरेट बना करके मैं डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। और अगर देख लिया है तो अभी मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं, हाथों हाथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ जो 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। 2 नाम तो मैंने आपको बता दिए, बाकी 4 के नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, उससे पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ओडेसा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये किस देश में है? तो आंसर होगा यूक्रेन। तो अभी यूक्रेन के ऐतिहासिक काला सागर बंदरगाह शहर ओडेसा को अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है यूनेस्को के द्वारा। अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या होगा? तो ओडेसा की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी। वैसे आपको पता ही है, रशिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मिसाइलें दागकर उसे तबाह करने की। अच्छा, पहले यूनेस्को की बात करें तो स्थापना होती है 1945 में और फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे ओजाले। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना था, तो आंसर होगा गुजरात का धोलावीरा, जिसे कोटड़ा दा टिम्बा भी कहते हैं, जिसका स्थानीय नाम कोटड़ा दा टिम्बा है। ये हड़प्पा स्थल है। और वैसे आप देखोगे इन 40 में 32 आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक है और एक विश्व का एकमात्र मिश्रित स्थल है, वो भारत में आपको मिलेगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं। और वैसे इससे पहले 39 नंबर का विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना था? तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। और अगर आपसे पूछे ना कि भारत में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत या फिर अमूर्त धरोहरें या फिर इंटेंजिबल साइट्स कितनी है, तो 14 है। अभी 14 नंबर की बनी थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। और अभी यूनेस्को न्यूज में था क्या? हमने पढ़ा था, करंट अफेयर्स का प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी यूनेस्को ने 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो हम 24 जनवरी को मनाते हैं, उसे अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। ये पॉइंट ध्यान रखना, हमने पढ़ा था, अभी ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा 47 नंबर का, 47वां। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसने अभी 1 फरवरी 2023 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसको औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत स्थापित किया गया था। ये भारत के तटों की रक्षा के लिए है, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। और तट से आपको याद आएगा, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है? तो गुजरात की है और विश्व में कनाडा की है। वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया है और नई दिल्ली में मुख्यालय है। आप जानते हो अभी 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, 65वां स्थापना दिवस। वैसे डीआरडीओ की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। इसके अध्यक्ष समीर वी कामत है, अभी 2022 में नए बने थे, ध्यान रखना, समीर वी कामत। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी और सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। पढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा मैनुएला रोका बोटी। तो अफ्रीकी देश है ये इक्वेटोरियल गिनी और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटी। इस देश की कैपिटल मालाबो है, करेंसी है फ्रैंक। और आप जानते हो भी चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने थे पेट्र पावेल। और मिस्र के प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारे 74 नंबर के रिपब्लिक डे पे ये चीफ गेस्ट रहे। इजिप्ट के प्रेसिडेंट नाम अब्दुल फतेह अल सीसी है। और अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन थी, इस्तीफा दे दिया और नए कौन बन गए? क्रिस हिपकिंस।
अब हम क्या करेंगे, अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद टॉप 5 स्टैटिक प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम टॉप 5 साइंस के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे, और उसके बाद क्या करते ही रहेंगे, क्या होमवर्क प्रश्न देखेंगे और घर जाएंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई, तो आंसर होगा 6.5%। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात ये किसे किया गया, तो आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी देश को। फिर आपसे पूछा कि अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज किस राज्य में है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। एक पॉइंट और यहां पे आपको जुड़वा रहा हूं, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज पूछें तो आंसर राजस्थान हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास है त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन कहां पे किया, उत्तरी बंगाल में। अगला प्रश्न है कि भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। और अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश रहा, तो आंसर होगा स्पेन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर होगा अमिताभ कांत ने। और अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा अनीश गिरी ने। अब 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, और आप कोशिश करना, अभी स्टैटिक प्रश्न भी पढ़ेंगे और साइंस के भी, तो आप कोशिश करना पहले खुद से उत्तर देने की, उससे आपका सेल्फ एनालिसिस होगा। सेल्फ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है कि भाई आप डेली पढ़ रहे हो, डेली समय दे रहे हो, तो आपकी पुरानी चीजें याद रह रही है कि भूल जा रहे हो। अगर याद आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो। और अगर भूल रहे हो, तो अगर आज भूल रहे हो तो एग्जाम टाइम पे भी भूल जाओगे और तब सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको आज पता चल जाता है ना कि हाँ दिक्कत है कहीं, तो फिर इंप्रूवमेंट लाओ अपने टाइम टेबल में, अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाओ, कुछ करो, कुछ नए चेंजेस लेकर के आओ कि कैसे उनका रिवीजन करना है, क्विज लगाना है, मंथली वीडियोस देखना है, जैसे भी आपको रिवीजन करना है वैसे करो, लेकिन शेड्यूल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अरुणा साईराम को। अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, अभी नवंबर 2022 में भारत के पहले मतदाता रहे श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अभी केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर के राधाकृष्णन को। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया, तो आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 नवंबर को। फिर अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद तैयब इकराम। और अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का संस्करण किसने जीता, तो आंसर होगा मुंबई ने। और किसे हराया, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश को। और अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पे स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा उज्जैन में। तो ये हमने 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लिया। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, डेली हम 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद लास्ट डे के करंट अफेयर्स का फिर से मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। उसके बाद हम डेली 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। उसके बाद अब हम टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस का भी रिवीजन करेंगे, और ये सारे वही प्रश्न मैं आपके लूंगा जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। और उसके बाद टॉप 5 साइंस के क्वेश्चंस भी इसी तरह से लिए जाएंगे। तो इतना सारा मटेरियल, और वो भी मैं कोशिश करता हूं कि आपका कम से कम समय लूं। मेरा टारगेट होता है 25 मिनट के अंदर अंदर ये सारा मटेरियल मैं आपको डिलीवर कर दूं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारी गाड़ी यहीं नहीं रुक रही है, इनका फिर से आपको रिवीजन करवाने के लिए कि आपको फिर से डबल से वीडियो नहीं देखना पड़े, इन सब का क्विज बना करके अपलोड कर रहा हूं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि जब भी आपको इनका रिवीजन करने का मूड हो तो आपको वीडियो सेव करना नहीं पड़े, वीडियो को फिर से देखना नहीं पड़े, वीडियो को ढूंढना नहीं पड़े। डायरेक्ट क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाओ और वहां जाकर के क्विज लगाओ। 2 से 3 मिनट में क्विज भी खत्म हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मजा आ जाएगा।
बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, बेनिफिशियल लगते हैं, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, प्लीज इसे शेयर जरूर कर देना। क्योंकि आप लोगों के लाइक्स को देख के, आप लोगों की शेयरिंग, आप लोगों के सपोर्ट को देख करके, क्योंकि जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती है तो मैं उत्साहित रहता हूं। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग शेयर करोगे हमारे व्यूज बढ़ेंगे, आपको अच्छी से अच्छी चीजें ही मिलेंगी, इससे आप ही को फायदा होगा। चलिए अभी टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का उल्लेख है? तो आंसर होगा आर्टिकल 72। लेकिन अगर राज्यपाल की समाधान की शक्तियों की बात करोगे तो आर्टिकल 161 में है। और क्विज नहीं लगाते हो तो मैं आपको बता दूं, क्विज लगाने का फायदा यही है, वहां पे हर क्वेश्चन का, चाहे स्टैटिक प्रश्न हो चाहे साइंस के प्रश्न हो, हर प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर कोई प्रश्न है उससे संबंधित या उससे लिंक करके कोई पॉइंट मुझे बताना है तो वहां पे एक्सप्लेनेशन में मैंने डाल दिया। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो आपको दो चीजें एक साथ याद रखने में आसानी रहेगी। राष्ट्रपति का किसमें है? 72 में है। और राज्यपाल की बात करोगे तो 161 में है। उसी तरह से साइंस का कोई प्रश्न है, अगर उसको कोई एक्सप्लेन करना हुआ कि ऐसा क्यों होता है, तो वो एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा, ताकि समझने में आसानी रहती है। तो क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और क्विज वहां पे कहां पे मिलेगी? प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में। क्योंकि ये सारे प्रश्न मैं आपको जो करा रहा हूं साइंस के और स्टैटिक वाले, ये प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ये वही वाले मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो क्विज में प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाना, स्टैटिक में भी और साइंस वाले में भी, वहां मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसका अधिकार देता है? संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा करने का। और अगर राज्यपाल की बात करोगे तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश वो जारी कर सकता है। देखो हो गया ना, कोरिलेट करके याद करना। तो ये फायदा इन चीजों से, क्योंकि सारा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा सकता हूं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? तो आंसर होगा स्ट्राम्बोली को। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। अब टॉप 5 साइंस के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ब्यूटेन। या तो ब्यूटेन हो जाएगी या दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल रेनिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन केमिकल कौन सा है? तो आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है कि खट्टे दूध में कौन सा एसिड उपस्थित होता है? तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड। बाकी कुछ टेबल मैंने यहाँ लगा दी है, तो आप इनको भी रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जैसे कि सिरका हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड होता है, नारंगी यानी कि जितने खट्टे फल हैं सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक होता है। अगला प्रश्न है जो वॉशिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे भी लगा दी है, इनका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा NaOH। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल होमवर्क प्रश्न देना तो भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो टॉप किया है नरेंद्र कुमार ने, फिर निशा, हेमराज, एंजल शानवी और सौम्या रही। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप सभी क्विज लगाया कीजिए, क्योंकि ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये तो आपको क्विज में मिलेंगे ही सही, साथ में वहां पे 5-6 क्वेश्चन में पुराने महीने के भी ऐड कर रहा हूं, ताकि आपका रिवीजन भी साथ के साथ होता चले। क्योंकि जितनी नई चीजें पढ़ना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है पुरानी चीजों का, पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करना, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और सेशन को लाइक शेयर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।